भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे मॉस्को हैरान होना चाहिए। नवंबर 2025 में भारत रोज 1.9 मिलियन बैरल रूसी तेल ले रहा था। दिसंबर में यह संख्या 1.2 मिलियन बैरल रह गई थी। जनवरी 2026 तक भारत का आयात 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम होने की संभावना है। यह 2 महीनों में 50% की गिरावट है और यह 6 जनवरी 2026 को और भी बुरा हो जाता है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी चलाती है, ने कहा है कि उसे जनवरी में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति शून्य रहने की उम्मीद है। रूस ने सीखा कि उसका बड़ा आर्थिक साझेदार भारत दोस्त नहीं है, क्योंकि तेल महंगा होते ही भारत ने किनारा कर लिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि यह क्यों मायने रखता है, आपको जानना होगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। आपने शायद सुना होगा कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। पश्चिमी देशों ने किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था पर अब तक लगाए गए सबसे आक्रामक प्रतिबंधों के साथ जवाब दिया। तेल पर प्रतिबंध, बैंकिंग प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण। मकसद सीधा था, रूस की आमदनी को रोकना और उन्हें युद्ध रोकने के लिए मजबूर करना। लेकिन इसमें एक समस्या थी। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में है। यूरोप ने खरीद बंद की तो उसका तेल कहीं और जाने लगा। अब भारत की बारी आई। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना, जबकि पहले भारत शायद ही रूसी तेल लेता था। भारत ने 2025 के मध्य तक अपने कच्चे तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा 1% से बढ़ाकर लगभग 40% कर दिया। भारत ने जून में 44.4% की बढ़त के साथ 20 लाख बैरल प्रतिदिन का स्तर छू लिया। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र के अनुसार यह भारत की उपलब्धि का पैमाना है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से भारत ने लगभग 144 अरब यूरो मूल्य का रूसी तेल आयात किया है। सटीक कहें तो यह 143.88 अरब यूरो है। भारत अब रूस से तेल खरीदने वाला चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन ने 210.3 अरब यूरो का तेल खरीदा। फरवरी 2022 से रूस ने वैश्विक जीवाश्म ईंधन बिक्री से 1 ट्रिलियन यूरो कमाए, जिसमें भारत की अहम भूमिका रही। रूसी तेल सस्ता था, कई बार बाजार मूल्य से 20-30 डॉलर कम। भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। वे अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करते हैं, क्योंकि उनके पास घरेलू स्तर पर ज्यादा ऊर्जा स्रोत नहीं है। जुलाई 2023 में भारत ने रूसी तेल की दैनिक खरीद 189.07 मिलियन यूरो तक पहुंचाई। यही रकम रोज भारत से रूस जाती थी। इसलिए भारत ने गणना की, सस्ता तेल से सस्ता ईंधन, जिससे महंगाई कम और राजनीतिक स्थिरता मिलती है। पर इसकी एक कीमत थी जो पैसे से जुड़ी नहीं थी। तेल आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन किया। उन्होंने रूस के हमले की निंदा नहीं की, यूएन में मतदान से बचे और क्रेमलिन की बातें दोहराईं। जब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या की कोशिश की, तो भारत ने तुरंत चिंता जताई, जबकि यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने इस घटना पर ही सवाल उठाए थे। रूस जब भी यूक्रेनी नागरिकों पर बमबारी करता है, भारतीय अधिकारी हमेशा चुप रहते हैं। 30 दिसंबर 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पत्रकारों से बात की। वह सच में बहुत निराश थे। यह उन्होंने कहा, असल में जो भ्रम और असहजता पैदा करता है वह क्या है? भारत, अमीरात समेत कई देशों ने पुतिन निवास पर कथित ड्रोन हमलों की निंदा की, जो कभी हुए ही नहीं। लेकिन वैसे उनकी निंदा कहाँ है? उस तथ्य की निंदा कि वे हमारे बच्चों पर बमबारी कर रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये पूरा समय, सच कहूं तो भारत या अमीरात की तरफ से मुझे कुछ नहीं सुनता। भारत ने सस्ते तेल के लिए अपनी नैतिकता की कीमत चुकाई है। इन खरीदारियों पर पश्चिमी देशों ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि तेल आमदनी से मॉस्को को युद्ध में मदद मिलती है। युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल पर करीब 170 अरब डॉलर खर्च किए, जिससे रूस के आक्रमण को फंड मिला। भारत विस्थापन, विनाश और मौत को फंड कर रहा है। इस साल अमेरिका ने कहा, अब बहुत हुआ। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को सजा देते हुए 2023 में भारतीय सामानों पर आयात शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यह बड़ा कदम है। अमेरिका को हर भारतीय निर्यात 50% महंगा हो गया। वस्त्र, दवाइयाँ, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर दंडात्मक शुल्क लगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर तुरंत असर पड़ा,
क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वहां की बाजार तक पहुंच खोना संभव नहीं। बात केवल शुल्कों तक सीमित नहीं थी। 2025 के अक्टूबर के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक और कदम उठाया। उन्होंने रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए। ये रूस की 2 सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियां हैं, दोनों मिलकर। रोसनेफ्ट और लुकोइल रूस में 49.2% कच्चा तेल बनाती हैं। उन्होंने भारतीय आयातकों को लेन देन खत्म करने के लिए 1 महीना दिया, नहीं तो प्रतिबंध लगेंगे। नई दिल्ली के पास 2 विकल्प थे, या तो सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखें और अमेरिकी बाजार खो दें, या रूसी आयात कम कर अमेरिका से व्यापार समझौता करें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि शैडो फ्लीट टैंकरों पर बंदरगाह जांचें तेज कर दी गई हैं। ये वही संदिग्ध जहाज हैं जिनसे रूस प्रतिबंधित तेल ले जाता है। पुराने जहाज, फर्जी रजिस्ट्रियां और शेल कंपनियां शामिल हैं। भारत का शिपिंग मंत्रालय अब मूल देश का प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री डेटा आदि मांग रहा है। वे शैडो फ्लीट जहाजों के लिए भारतीय बंदरगाहों पर माल उतारना मुश्किल बना रहे हैं। यह सिर्फ बंदरगाहों तक नहीं, बैंक भुगतानों की निगरानी भी बढ़ गई है। यह हाल ही में लागू हुआ है। सोचिए इसका क्या मतलब है। रूसी टैंकर भारतीय बंदरगाह पर आता है। अब अधिकारियों को कागजात चाहिए और बैंक भुगतान की जांच करते हैं। हर कदम अब मुश्किल, जोखिम भरा और महंगा है। भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत अमेरिका से व्यापार समझौता करना चाहता है क्योंकि यही उसकी गणना है। रूसी तेल उन्हें बचा रहा था। शायद हर साल छूट पर कुछ अरब डॉलर बचा रहा था, लेकिन अमेरिकी बाजारों तक पहुंच खोना पड़ता। इससे दर्जनों अरब, शायद सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता था। गणित बदला और भारत भी। आइए देखें आगे क्या हुआ। जून 2025 में भारत ने रूस से 44.4% यानी 20 लाख बैरल तेल रोज आयात किया, जो सबसे अधिक था। जुलाई 2023 में भारत की रोजाना खरीद $220 मिलियन तक पहुंची थी। नवंबर 2025 में भारत ने रूस से रोज करीब 19 लाख बैरल तेल खरीदा। रूस ने भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 35% आपूर्ति की। नवंबर के अंत में भारत की रोजाना खरीद $150 मिलियन थी, जो पहले से काफी कम थी। दिसंबर 2025 तक इसमें गिरावट शुरू हो गई। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों से भारत को रूसी तेल आपूर्ति घटकर 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी कुल आयात का 24.1% रह गई। रूस की हिस्सेदारी 25% से कम हुई और भारत की रोजाना खरीद जनवरी में $85 मिलियन रही, जो जून से 40% कम है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भारत को रूसी तेल की आपूर्ति घटकर 7,12,000 बैरल प्रतिदिन अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। जनवरी 2026 में भारत का आयात 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम होने की संभावना है। रोजाना खरीद 72.92 मिलियन यूरो है, जो नवंबर के अंत में 130.49 मिलियन यूरो थी। जुलाई 2023 में ये 189.07 मिलियन यूरो के शिखर पर थी। मैं आपको इसका परिप्रेक्ष्य बताता हूँ। भारत ने जून में रोजाना 2 मिलियन बैरल खरीदे, जबकि जनवरी में 1 मिलियन से भी कम खरीदे। यह 7 महीनों में 50% की कटौती है, जिससे रूस को नुकसान होता है, क्योंकि भारत के न खरीदने पर रूस को तेल और जगह बेचना पड़ता है। और इस समय ज्यादा खरीदार बचे नहीं हैं। चीन और ज्यादा रूसी तेल नहीं ले सकता। यूरोप तो पहले ही हट चुका है और अमेरिका तो जाहिर है खरीद नहीं रहा। अब सिर्फ कुछ छोटी अर्थव्यवस्थाएं बची हैं जिनकी खरीद क्षमता कम है। रविवार 5 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने पर आयात शुल्क और बढ़ा सकता है, जिससे भारत का रूस से 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदना भी बंद हो सकता है। अगले दिन 6 जनवरी को भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक्स पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी जामनगर रिफाइनरी को पिछले लगभग 3 हफ्तों में रूसी तेल की कोई खेप नहीं मिली है और वे रूसी कच्चे तेल की कोई डिलीवरी की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। जनवरी में इस बयान ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि रूसी तेल से 3 जहाज रिफाइनरी जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। रिलायंस जामनगर की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाता है। यह पिछले साल रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा भारतीय खरीदार भी था और उन्होंने अभी अभी जनवरी के लिए रूसी तेल की खरीद शून्य करने की घोषणा की है। यही है, आप जानते हैं, दबाव अब असर दिखा रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेली नहीं है जो यह कदम उठा रही है। अमेरिका द्वारा रसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने के बाद 2 को छोड़कर सभी भारतीय रिफाइनरियों ने दिसंबर के लिए रूसी कच्चे तेल के ऑर्डर देना छोड़ दिया। भारत की अधिकांश रिफाइनरियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से नियम माने। अधिकारियों ने रिफाइनरियों से रूसी अमेरिकी तेल की साप्ताहिक जानकारी मांगी है। वे जानना चाहते हैं कि कौन क्या कब खरीद रहा है। पूरी पारदर्शिता और दबाव। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी है, ने वादा किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन करेगा और वे इसे अपने काम से साबित भी कर रहे हैं। आईओसी रूसी आपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए अगले साल पहली तिमाही में अमेरिका से 24 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदना चाहता है। यह भारत है जो सक्रिय रूप से रूस से दूरी बना रहा है। लेकिन यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि रूस और भारत अभी भी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रॉयटर्स ने बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को वाशिंगटन से 1 महीने की छूट मिली है, जिससे वह 21 नवंबर के बाद भी रोसनेफ्ट से आपूर्ति ले सके। इस बीच रूस खुद को ढाल रहा है। वे तेल को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से भेज रहे हैं, अलग अलग जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दस्तावेज बदल रहे हैं और रातों रात नई शेल कंपनियां बना रहे हैं। एनालिटिक्स फर्म के पलर के अनुसार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई नई बिचौलिया कंपनियां सामने आई हैं। ये उपाय तभी तक असरदार हैं जब तक सब दिखाते हैं कि तेल रोसनेफ्ट या ल्यूकोइल से नहीं है। दिसंबर में रूसी कच्चे तेल के अन्य आपूर्तिकर्ताओं में रूस एक्सपोर्ट, मोर एक्सपोर्ट, जारोबिजनिएव्ट और रेडवुड ग्लोबल सप्लाई FZZ LLC शामिल थे, जो बिचौलिए हैं। रोसनेफ्ट और ल्यूकोनायल पर प्रतिबंध के बावजूद उनका तेल अब भी आ रहा है और भारत की कुछ रिफाइनरियां इन कंपनियों से खरीदारी कर रही हैं। सबसे दिलचस्प मामला नयाता एनर्जी का है, जिसमें रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की आंशिक हिस्सेदारी है। यूरोपीय संघ ने नयादा पर पहले ही प्रतिबंध लगाया है। जनवरी में नयाना एनर्जी रूस के कच्चे तेल की मुख्य भारतीय खरीदार बन सकती है। रूस पूरी तरह अलग थलग नहीं हुआ, लेकिन उन पर भारी दबाव है क्योंकि वे किसी और से तेल नहीं ले सकते। भारत वैकल्पिक देशों से खरीदने के विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही उनके पास विकल्प आ जाते हैं, रूसी आपूर्तिकर्ता बाहर हो सकते हैं। दिसंबर में अमेरिका भारत को 7.5% तेल दे रहा है, लेकिन मुख्य स्रोत मध्य पूर्व ही रहेगा। यह पहले ही उनका नंबर 1 आपूर्तिकर्ता है, जिसकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। खाड़ी देश उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत तेल खरीद इस क्षेत्र में शिफ्ट कर सकता है और रूसी आयात कम कर सकता है। सबक साफ है, रूस के सहयोगी सिर्फ सस्ते संसाधनों के लिए साथ रहते हैं, न कि वफादारी के लिए। उसकी साझेदारियां पूरी तरह लेन देन पर आधारित हैं और उनका साझा मूल्यों या इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही सौदा फायदेमंद नहीं रहता, सहयोगी गायब हो जाते हैं। ऐसी वीडियो में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले या फ्रंटलाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो पर बैन लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा इन सबको कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया, जिसे शुरू से खुद बनाया है और हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं के असंतोष के कारण खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइट आपके समर्थन से फंड होती है, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।